हेलो एवरीवन। आज हम 12th फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कर चुके हैं, और इन दोनों का ही रिजल्ट इसमें यूज़ हम करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम कुछ हमारे पास कुछ स्टार्टिंग में कुछ गिवन क्वांटिटीज़ या हम कुछ मान के चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ 2a। हमने एक डायपोल लिया है जिसकी लेंथ 2a है। लेट ए पॉइंट p एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। हमने माना है एक पॉइंट p जो उसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और उसकी जो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो इसके डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल है। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका सेंटर है हमारे पास ओ। ओ इज ए सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डायपोल। इस डायपोल से हमने एक पॉइंट माना है पी पॉइंट। ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है आर। ये डिस्टेंस है आर, और इस पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये हम डायपोल में ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, पी पॉइंट, मगर हमारे पास का ये पी पॉइंट ना तो उसकी एक्सल लाइन के ऊपर है डायपोल की, और ना ही उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ हैं जो हम इसमें लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल के। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we can assume that dipole AB is the resultant of two mutually perpendicular dipoles A1 B1 and A2 B2। तो इस प्रॉब्लम को इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम दो इक्वल कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, उसको दो इक्वल कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम यही करते हैं इसमें कि हमें एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है जो हमारे पास ए बी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट है हमारे पास A1 B1 और सेकंड कंपोनेंट बना है इसका A2 B2। तो ये हमने ये माना है कि ये दोनों ही कंपोनेंट जो हैं वो हमारे जो मेन डायपोल है ए बी, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, और कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहे हैं डायपोल के साथ, ये एंगल क्या है? थीटा। थीटा जो एंगल बन रहा है ये है एंगल थीटा के ऊपर है, और इस कंपोनेंट और ये कंपोनेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, या इसके क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डायपोल के। तो हम इसमें देख सकते हैं इसके दो इक्वल हमने कंपोनेंट बनाए हैं, और हमको पता है जो कंपोनेंट थीटा के एंगल के साथ होता है, जो कंपोनेंट एंगल के साथ होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये एंगल के साथ कंपोनेंट हमारे पास है A2 B2, और जो ये कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे कोस थीटा वाला कंपोनेंट। अगर डायपोल का डायपोल मोमेंट P है, अगर इलेक्ट्रिकल डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट हम ले रहे हैं P, तो A2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी P कोस थीटा। इसी प्रकार अगर A और B का डायपोल मोमेंट P है तो A1 और B1 की वैल्यू हो जाएगी P साइन थीटा, क्योंकि हमको पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जिसके साथ एंगल थीटा होता है उसको हम कंपोनेंट लेते हैं कोस थीटा वाला कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं होता उसको हम लेते हैं साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो इस प्रकार हम इसको दो कंपोनेंट में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको रिजोल्व कर सकते हैं, और इन दोनों कंपोनेंट से अलग अलग हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसका फिर इसमें रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसमें जैसे लिख रखा है जैसे कि हमने इसको दो कंपोनेंट रिजोल्व किया है। फर्स्ट कंपोनेंट है पी कोस थीटा वाला, ये पी कोस थीटा अलोंग ओ पी, अलोंग ये सेंटर ओ है यहाँ से अलोंग ओ पी, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट रिजोल्व किया है।
ठीक है, ये वेक्टर है। फ्रॉम दिस P लाइज एट एक्सियल लाइन, और इस कंपोनेंट पे जो P पॉइंट है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास P पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। ये हम देख रहे हैं ये इस पॉइंट की एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करता है। ये हमारे कंपोनेंट कौन सा है, ये A1 और B2 जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के लिए जो हमारा P पॉइंट है वो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करता है। और सेकंड कंपोनेंट हम इसमें ले रहे हैं P साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू OP, जो OP पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट लिया हमने A1 B1, ये कंपोनेंट क्या है, ये परपेंडिकुलर है OP पे। फॉर दिस, इसके लिए P लाइज एन इक्वेटोरियल लाइन, इसलिए इस कंपोनेंट के लिए हम देख रहे हैं, अगर हम इसको डाइपोल माने कि ये हमारे पास अब ये डाइपोल का कंपोनेंट है P साइन थीटा वाला, और इसके लिए जो P पॉइंट है इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करता है ऐसे। और ये दोनों केस हम इसके लिए हम पहले सोल्व कर चुके हैं, फॉर एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो अब हम ये दो अलग अलग कंपोनेंट मान के और इनका फार्मूला पुट करके इसका रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें निकालने के लिए हम नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट ले रहे हैं, हम एक्सियल कंपोनेंट। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, हमने मान लिया, उसको हमने नाम दिया फर्स्ट कंपोनेंट के लिए E1, ओनली इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं E1। और हमने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी फॉर एक्सियल लाइन के लिए। उसके लिए हमारा फार्मूला जो आया था वो आया था 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। ये एक हमने इसमें स्पेशल केस लिया है, जो उसका स्पेशल केस का फार्मूला है, जिसमें हम ये मानते हैं कि डायपोल इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, या A इज़ ग्रेटर देन R। हम इसमें ये मान के चलते हैं। तो इसमें हमने क्या लेना है कि इसमें जो ये P cos थीटा है, क्योंकि हमने इसमें कंपोनेंट कौन सा इसमें यूज़ किया है, P cos थीटा वाला कंपोनेंट किया है, और इस कंपोनेंट के लिए जो पॉइंट P है वो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले में था सिर्फ 2P। अब क्योंकि हमें इसमें कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसके साथ हम लगाते हैं P cos थीटा, और बाकी फार्मूला सेम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड अपॉन R स्क्वायर, R की क्यूब, सॉरी इसमें R की क्यूब आता है। और इस जो कंपोनेंट की जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम पता है कि अगर हम एक्सियल लाइन भी निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या आती है, उसी एक्सियल लाइन के ऊपर ही आती है। तो इसमें जो हम P पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, ये हमारा P पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम P पॉइंट के ऊपर निकालेंगे फॉर एक्सियल लाइन के लिए, ये इसकी एक्सियल लाइन है, ये इस एक्सियल लाइन के लिए अगर P पॉइंट को निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी वैल्यू हमारे पास ये आएगी PM अलॉन्ग द दिस डायरेक्शन। ये इसकी डायरेक्शन है जो हम पहले कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आई है, डायरेक्शन हमारे पास ये आई है, और मैग्नीट्यूड हम देख चुके हैं इसके फार्मूले में। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कंपोनेंट के लिए निकालते हैं, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमने बोला कि इलेक्ट्रिक E की वैल्यू क्या है, E2, हमने उसको E2 नाम दिया है वो सेकंड कंपोनेंट के लिए। और सेकंड कंपोनेंट के लिए हमें फार्मूला पता है कि अगर एक्सियल पे 2P आता है ऊपर एक्सियल लाइन के लिए, और इसमें सिर्फ ओनली P आता है, सिर्फ P आता है, ये फ़र्क है। और P की जगह हम, क्योंकि हम कंपोनेंट ले रहे हैं, तो P की जगह हमको क्या यूज़ करना है इसमें, P साइन थीटा, क्योंकि हमने इसमें P का कंपोनेंट लिया है, और उस कंपोनेंट के लिए ही, उस कंपोनेंट के लिए P पॉइंट उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करता है, इसलिए हम P को क्या लिखेंगे, P साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। तो ये इसमें सेकंड कंपोनेंट का इसका आ जाएगा। और इसकी हमने डायरेक्शन पता करनी, कि डायरेक्शन क्या आई थी, और डायरेक्शन हमको पता है, जो डायपोल की डायरेक्शन थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में E2 की वैल्यू आती है, जब हमने इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये निकाला था। तो उसके लिए हम डायरेक्शन देखते हैं इसमें। अगर P पॉइंट पे है हमारे पास, यहाँ P पॉइंट पे ये डायरेक्शन आती है फॉर एक्सियल लाइन, फॉर एक्सियल कंपोनेंट, ये है हमारा एक्सियल कंपोनेंट। और इसमें जो Pn है, ये Pn, ये वैल्यू आएगी फॉर इक्वेटोरियल लाइन के लिए। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए कंपोनेंट हमने कौन सा यूज़ किया, ये कंपोनेंट यूज़ किया है P का, P साइन थीटा वाला। तो इसके ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ता है। तो अगर ये A है, ये A डैश, तो ये होगा हमारे पास यहाँ नेगेटिव होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो क्योंकि डायपोल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगी डायपोल की डायरेक्शन, और उसके डायरेक्शन के अपोजिट क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है इन इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अगर इसकी ये डायरेक्शन है तो पी पॉइंट के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन की डायरेक्शन क्या आती है, पी एन। तो क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए हम इसमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये लेते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी इसमें। और ये दोनों आ चुके हैं अब, क्योंकि हमारे पास E1 की वैल्यू भी आ चुकी है ये, और E2 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इसको हम वेक्टर्स ला अप्लाई करके हम इसका रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेक्टर लॉ अप्लाई करने के लिए हम रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, कि रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। वेक्टर एडिशन है इनका, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका एडिशन क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। और हमको वेक्टर एडिशन के पता है कि फार्मूला, अगर हमको E निकालना हो एडिशन में तो क्या होता है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो ऐसे हम इसका वेक्टर में एडिशन कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ये यहाँ तक आ जाएगा। अब इसमें हमें सिर्फ E1 और E2 की वैल्यू पुट करनी है, तो नेट जो हमारी E है वो यहाँ पे E आ जाएगी, नेट E। ये फार्मूला हमने यूज़ किया फॉर E1 के लिए, फर्स्ट फार्मूला जो हमारा यूज़ हुआ ये E1 के लिए, और प्लस में ये सेकंड फार्मूला जो यूज़ हुआ है ये E2 के लिए, जो हमने अभी इसमें निकाले हैं। तो इन दोनों की वैल्यू पुट की है मैं यहाँ पे, E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आ जाएगी, E2 की वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगी, और उसका स्क्वायर है और अंडर रूट है। तो E1 की वैल्यू 2p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब होल का स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू निकली है p साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब होल का स्क्वायर। अब इसको बस मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ से p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब को कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब, और अंदर क्या बचेगा कि इसमें यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 का वो हो जाएगा 4, साथ में कोस थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में ये सारी चीज़ इसमें कॉमन आ जाएगी, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r की क्यूब क्या है, कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बचती है। और इसको और ज़्यादा से और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने, इसमें एक हमने क्या किया है, यहाँ से अगर 4 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है इक्वल टू 1 होता है, तो वो प्लस में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1, और इसके पास अंडर रूट है ही, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये हमारे पास जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है एट एनी पॉइंट पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डायपोल, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, हमको ये निकालना था। तो यहाँ तक हमको इसमें निकालना है। इसमें कुछ इसमें स्पेशल केस भी हमको करने हैं, और डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आती है वो वही डायरेक्शन आती है जो डायरेक्शन क्या है, पी की डायरेक्शन है, ठीक है। डायपोल की जो डायरेक्शन है वो इसमें इसकी डायरेक्शन आती है। तो इसमें और इसमें कुछ स्पेशल केस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर हम इसमें ये मान के चल रहे हैं व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री है, दैट इज पी लाई ऑन एक्सियल लाइन। अगर बात करें डायग्राम की, डायग्राम में ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा की वैल्यू को 0 कर दें तो जो ये थीटा की वैल्यू 0 है, अगर तो पी अगर मान लो 0 करेंगे तो पी की वैल्यू कहाँ जाएगी, पी हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 0 करने के लिए, तो पी यहाँ का भी ये लेना पड़ेगा। तो ए बी जो डायपोल है उसके कारण जो पी है उसकी एक्सियल लाइन पे लाई करेगा, और एक्सियल के लिए हमने फार्मूला निकाल चुके हैं, और एक्सियल के फार्मूला हमारे पास वही है। अगर हम जिसका जो ये फार्मूला है निकला है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं
थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो कोस की वैल्यू 0 और कोस 0 इक्वल टू होता है 1 के। तो कोस अगर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 = 4 और 4 का अंडर रूट हो जाता है 2। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ई = 2p 4πε0 r³ जैसे कि हम इसमें सेम देख सकते हैं, ये सेम वही वैल्यू है जो हमने फॉर एक्सियल लाइन के लिए निकाली थी। सेम ऐसे ही अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करेंगे तो कोस 90 जो है कोस 90 हो जाएगा, इसमें कोस 90 होता है 0, तो इसमें सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये टर्म बचती है, इसमें ये टर्म बचेगी। E = क्या आ जाएगा p/4πε0 r³। तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ फार्मूला बन जाता है, ये आता है। तो हम देखते हैं कि ये सेम वही है जो हमने इक्विटोरियल लाइन के लिए निकाला था, और सेम टू सेम हम इसलिए ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो फार्मूला निकला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर एट एनी पॉइंट के लिए, ये जनरल फार्मूला है। हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर इक्वेटोरियल लाइन पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एक्सियल लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एट एनी पॉइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए क्या हमारे पास ये क्या है, जो फार्मूला ये है जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।